पाठशाला गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस की मंथली मैगजीन मार्च 2024 की है गाइस, जिसमें हम एनवायरनमेंट सेक्शन अपना कंप्लीट कर रहे थे। आज कंप्लीट पूरा हो भी जाएगा आपका। इससे पहले गाइस हमने पॉलिटी गवर्नेंस अपना इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी सिक्योरिटी ऑलरेडी कवर किया हुआ है चैनल पर। अगर आप नए हैं तो गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। अगर करंट अफेयर्स की ज़रूरत है, स्टैटिक पोर्शन को कैसे कवर करना है, करंट अफेयर्स को कैसे कमांड लानी है, और अगर यूपीएससी का आप 2024 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो बहुत सही जगह पर आ गए हैं। बड़ा ही रियलिस्टिक जेन्युइन ओरिजिनल चैनल है। आप यहाँ पर पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कुछ पिछले पूरे ही साल का प्लेलिस्ट बना हुआ है मंथ वाइज, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, जो बच्चे अगर आए हैं चैनल पर नए हैं, 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी गाइस जुड़ सकते हैं और उनका भी पूरा गाइस इसमें डाला गया है। आप पूरा ही साल का आप चेक कर सकते हैं। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो आज जो हमारा सबसे नाइन्थ टॉपिक है उसको हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जब हम मार्च के महीने में होते हैं तो जब 22 मार्च आती है तो हमें याद आ जाता है कि वर्ल्ड वाटर डे है। और 1993 से ही गाइस याद रखना, 1993 से ही हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जब रियो डी जेनेरियो की 1992 की कॉन्फ्रेंस थी तो वहीं के कंसेंसस से निकल कर आया था कि एक वर्ल्ड वाटर डे भी मनाना चाहिए, ताकि लोगों को वाटर की अवेलेबिलिटी और वाटर की रिसोर्स वाटर एज अ रिसोर्स को समझ में आए कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ना एक रिपोर्ट निकलती है, तो आपको याद ये रखना है कि इसकी रिपोर्ट निकालता कौन है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो निकालता है, और इस रिपोर्ट का इस बार नाम भी था वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ठीक है, यूनेस्को हेडक्वार्टर्स इन पेरिस में इसको निकाला गया। अब ये न्यूज़ में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देखो पानी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आप समझ लो नियर 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जिसको पानी की स्कार्सिटी है, पानी की कमी जिसको महसूस हो रही है। 50% वर्ल्ड की जनता ऐसी है। फिर 1% पर ईयर ग्रोथ जो फ्रेश वाटर का यूज है वो बढ़ता ही जा रहा है। 70% एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो 70% फ्रेश वाटर वही निकाल ले जाता है। तो यानी कि आप समझो, इंसान की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए ही पानी का सही होना, फ्रेश वाटर का सही अवेलेबिलिटी एक्सेस होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। इसीलिए अगर हमने ये कहा भी, ये टॉपिक रिपोर्ट का नाम भी डाला गया वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, तो सच नहीं है। वाटर ही प्रॉस्पेरिटी और पीस दोनों ही लेकर आएगा, दोनों P2 लाएगा आपके साथ, या पी स्क्वायर कह लो आप, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। तो मोर अबाउट न्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो पहली बात देखो, यूनाइटेड नेशंस का एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है ये। हर साल निकालते हैं, पब्लिश करते हैं। कैसे पब्लिश करते हैं, कौन करता है? यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम के तहत ऑन बिहाफ ऑफ यूएन वाटर। यूएन वाटर एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है जिसमें यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग बैठे होते हैं, जो पानी और पानी से जुड़े सैनिटेशन इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं। अब क्योंकि देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फुलफिलमेंट का ईयर बहुत नज़दीक आता जा रहा है 2030, तो जब एसडीजी पानी के बारे में बात होता है तो जैसे ही वाटर के बारे में एसडीजी 6 आपको याद आ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने वादा किया है, एसडीजी 6 के तहत हमने बोला है, विल इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो नन ऑफ द एसडीजी 6 टारगेट्स आर अपीयरिंग ऑन ट्रैक। तो भाई इस रिपोर्ट में साफ आया कि एसडीजी का जो आप 6 वाला गोल है, स्पेसिफिकली जो एसडीजी 6 है, उसकी कोई भी आपने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं करी है, कोई ऑन ट्रैक आप आए ही नहीं हो अभी तक। तो अराउंड ये कह रहा है 2.2 बिलियन पीपल हैं जिनको पानी का एक्सेस ही नहीं है, सेफली मैनेज ही नहीं कर पा रहे वो ड्रिंकिंग वाटर 2022 में। तो लेटेस्ट रिपोर्ट में हाईलाइट करते हुए आया कि हाउ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग वाटर सिक्योरिटी, इक्विटेबल एक्सेस, से सारी चीज़ों का कैसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी की, वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी और वाटर एज अ पीस, दोनों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। मान लो इसी पर आपका ऐसे भी आ गया अगर, तो ना देखो, ऐसे आ जाए तो कम से कम आपके पास कुछ तो पॉइंट्स हो। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जब भी देखो ऐसे वगैरह लिखो तो ये बात ज़रूर याद रखना कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के बारे में लेटेस्ट फैक्चुअल डेटा वगैरह ज़रूर डालना है आपको। इसी से आपका ऐसे बड़ा इनरिच बनता चला जाएगा। तो वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या कह रहा है कि वाटर रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस एन इकोनॉमी इन मेनी वेज। मानते हो ये बात को? वाटर एज अ रिसोर्स बहुत सारे इकोनॉमी के फैक्टर को, स्पेसिफिकली जो लोकल इकोनॉमी है उसको प्रमोट नहीं करता, उसका डायरेक्ट रिपरकशन नहीं पड़ता पानी का। सोचो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, उसका
एग्रीकल्चर पानी पे डिपेंडेंट है कि नहीं? आप बताओ मुझे। आप लाइफ स्टॉक करते हो, एनिमल हस्बेंड्री, हर जगह पर आप सारे के सारे लोकल काम उठा लो या लोकल लेवल की इंडस्ट्रीज उठा लो, क्या पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी? फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका हाल देखो, डिपेंडेंट तो आप हो बहुत ज्यादा। लो इनकम कंट्रीज में 80% जॉब जो है वो वाटर डिपेंडेंट है, क्योंकि ज्यादातर एग्रीकल्चर हो रहा है। इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ वॉश, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इट कैन इम्प्रूव हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इन्वायरमेंट, तो इसमें भी सबसे पहले आपने पानी ही लिया। फिर जेंडर इक्वेलिटी भी आप समझ लो सोसाइटी में तभी हो पाएगी जब पानी होगा, समझ लो ये फैक्टर भी डालना है आपको। तो एज वाटर सिक्योरिटी अगर रही या किसी क्षेत्र में ड्रॉट पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो आप समझ लो वहां की जो वुमेन है, महिला है, लड़कियां हैं, उनको बहुत रिस्क ऑफ वायलेंस झेलना पड़ सकता है, एंड द रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस भी। चाइल्ड मैरिज बहुत जल्दी जल्दी हो गया। अब इसको ध्यान से सोचो कि ऐसा क्यों होगा, क्यों जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं कर पाएगी। उसका रीजन है, देखो अगर आप इसको ना ऐसे सोचो, स्टेप बाय स्टेप सोचो। देखो पानी नहीं आएगा, ठीक है, घर में कलेश का एक कारण बन गया कि पानी, पानी ढूंढने के लिए वुमेन को दूर दूर भटकना पड़ेगा, घर के काम भी उससे सफर करेंगे उसके, ठीक है। अब क्या होगा कि फिर वुमेन जो है, जो बच्ची है, वो भी स्कूल नहीं जा पा रही, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी के लिए उसको चारों तरफ तलाशना है, पानी कहाँ से मिलेगा। अब क्या होगा, जब पढ़ाई लिखाई नहीं करेगी तो फिर लगेगा कि चलो अब इसकी शादी वादी कर देते हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाएगी। फिर अगर वाटर एंड पीस की बात करें तो देखो सोसाइटी में पानी पीस भी लेकर आता है। कैसे? क्योंकि एलोकेशन अगर सही ढंग से होगा, सभी को वाटर सप्लाई सैनिटेशन होगा, तो आपस में लड़ाइयाँ कम होंगी। तो वाटर आप कह लो, टूल कह लो, टारगेट कह लो, विक्टिम कह लो, मतलब आप समझो ये आप ना, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, ठीक है, उन्होंने एक्यूज किया इसराइल को ऑफ यूजिंग वाटर एज अ वेपन ऑफ वॉर एट गाजा। सोचो आप, तो आप समझ लो पानी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट सुना है आपने? कह रहा है इसको कम करने के लिए वाटर रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर स्कारसिटी रहेगी पानी की नेचुरल हैबिटेट्स में, तो वो एनिमल को ड्राइव करेगा कि वो ह्यूमन के हैबिटेशन में घुसे। ह्यूमन के हैबिटेशन में घुसेगा तो ह्यूमन बीइंग उसको भगाएगा। समझ रहे हो? अब आप देखो अपने ही ना एक छोटा सा एग्जांपल लो। आपके आसपास स्ट्रे डॉग्स होंगे, होंगे, अगर तो उनके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, कुछ ऐसा कॉमन, कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ पर वो पानी पी सकते हैं और वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, तो वो आपको बाक नहीं करेंगे, वो घरों में नहीं घुस जाएंगे, या है ना, समझ रहे हो आप मेरी बातों को? तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रोकता है। दूर तक सोचो आप ये सारी बातें, तो यानी कि पानी पीस भी है, पानी प्रॉस्पेरिटी भी है। तो अब ये कह रहे हैं, लेकिन होता क्या है, चैलेंज क्या आता है वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पीस को लेके, कि वाटर एंड प्रॉस्पेरिटी का पैराडॉक्स बन जाता है। कह रहा है कैसे? कह रहा है जितनी भी मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज है ना, उनको पानी चाहिए अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। दे रिक्वायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि उनका फिनेंस होता रहे, और वाटर रिक्वायरमेंट उनकी, इन ऑर्डर टू फिनेंस वाटर रिक्वायरमेंट। तो अब देखो अलग ही मामला है, कितना बड़ा पैराडॉक्स का मतलब समझते हो, कि कितनी बड़ा डायलेमा हो जाता है कभी कभी, कि हमें इनकम भी उसी से ग्रोथ करवानी है, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पानी की रिक्वायरमेंट पे पैसा भी आप फाइनेंस कर सकते हो, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो। फिर इवोल्यूशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर का जो पोल्यूशन है डज नॉट डिसअपियर विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये तो आप मानते हो ना? जितनी जितनी कंट्रीज इंडस्ट्री पे, या आपने एग्रीकल्चर भी अगर सस्टेनेबल तरीके से नहीं करा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इश्यूज आपकी कंट्री में बने हुए हैं, और आपको पता है लो इनकम कंट्रीज में बने रहते हैं ये इश्यूज, तो आप समझ लो ये अफेक्ट तो हर तरह से करते हैं ना। फिर चाहे हाई इनकम कंट्रीज हो, आप रिवर को पोल्यूट कर दो, तो समझ रहे हो आप, उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा दूसरी कंट्रीज पे भी, ये प्रॉब्लम। फिर डेटा की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, डेटा ही नहीं होता आपके पास। आपको इतना ही नहीं पता होता कि वाटर का सरफेस कितना है, ग्राउंड वाटर पे कितना पानी है, सॉइल का मॉइस्चर कितना है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या क्या है, वो जो कैसे कैसे एसोसिएटेड है, डेटा नहीं होता। एम्बिएंट वाटर क्वालिटी डेटा ना होने की वजह से पता है क्या होता है, जो नियरली 3 बिलियन लोगों का हेल्थ जो है ना, लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, वो अफेक्ट करता है। फिर कह रहा है ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट का क्राइसिस है। लैक ऑफ ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट क्योंकि है नहीं, बेसिन और ट्रांस बाउंड्री रिवर्स के पीछे लड़ाइयाँ होती है। कह रहा है लगा लो ओनली 32 आउट ऑफ 153 कंट्रीज ट्रांस बाउंड्री वाटर हैव एन ऑपरेशनल अरेंजमेंट, बाकी सारे परेशान रहते हैं क्योंकि कुछ एग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। वाटर की डिमांड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में भी बहुत ज्यादा है।
कह रहा आप मानते हो हम न्यू एज टेक्नोलॉजीज में है, पानी का कंजम्पशन इसकी वजह से भी बहुत बढ़ गया है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करने पड़ते हैं जब लिक्विड कूलिंग सिस्टम कंप्यूटर का हमें यूज करना होता है, दैट रन एआई प्रोग्राम। सोचो आप, एआई प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है अभी आपको, एआई प्रोग्राम्स को रन करने के लिए भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम में पानी की जरूरत की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कह रहा है यकीन मानोगे, ऐसा एस्टिमेट करके पाया गया है कि एआई करेंटली 500 ml पानी का इस्तेमाल करता है 10 से 50 क्वेरीज को आंसर करने में। तो आप समझ लो अगर लाइन में 10 से 50 सवाल आ रहे हैं, ठीक है, एआई उसके जवाब देगा देगा लेकिन 500 ml पानी इस्तेमाल करेगा। तो लगाओ, अब आप समझ लो पानी की रिक्वायरमेंट का। अब यूएन वाटर क्योंकि रिलीज करता है, सारा काम करता है, तो जिनेवा हेड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स है। 2003 में ये आ गया था। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, यूनाइटेड नेशंस का काम है ये, इस पे वर्क करता है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशंस पे बात करते हैं। देखो पहली रिकमेंडेशंस क्या दी गई, स्टेट्स टू फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस ऑफ वाटर। क्या बोला गया, स्टेट्स को बोला गया कि ना आप ना रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, मतलब आप इंश्योर करो कि ऑल हैव सिक्योर एंड एडिक्वेट एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेलिटी। लोकेलिटी वगैरह मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि आपके पास सिक्योर और एडिक्वेट एक्सेस हो पानी के रिसोर्सेज का। फिर लिवरेज वॉश यानी वाटर सैनिटेशन हाइजीन जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल सर्विस सिस्टम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो कि जो कम्युनल कोलैबोरेशन करके आपस में सिटीजन गवर्नमेंट मिलके ये काम करें। डीकपल कर दो वाटर को इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी से, यानी कि ना आप रिप्लेस करो जितने भी पानी और दूसरे प्रोडक्शन के सोर्सेज होते हैं, मतलब आप ज़्यादातर क्या कहो, इंडस्ट्रीज को हाथ जोड़ दो भाई साहब, रीयूज और जीरो डिस्चार्ज जरा शुरू कर दो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पानी का शुरू कर दो, इतना पानी नहीं है अब। ट्रांस बाउंड्री पे लड़ाइयाँ होती हैं वाटर मैनेजमेंट को लेके, तो अग्रीमेंट्स करो आप जॉइंट आपस में, एक्सरसाइज जो करते हो और रिवर बेसिस पे बनाओ। फिर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेस, यानी बाय मूविंग अवे फ्रॉम मियर वॉलंटरी वाटर शेयरिंग टू शेयरिंग द आउटकम्स ऑफ द रिसोर्सेस, मतलब इक्विटेबल बेनिफिट लो, और मियर वॉलंटरी वाटर शेयरिंग से कुछ नहीं होगा। आउटकम्स भी अगर कुछ आ रहे हैं तो उसको भी देखो मिल के ही टैकल करना होएगा। तो दिस इज अबाउट योर वाटर वाला, क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे था तो वी हैव डिस्कस अ लॉट इन दिस। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डैम सेफ्टी। न्यूज़ में क्यों रहा, why dam safety is important, to let's come to that point। देखो why is it in the news, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, ठीक है, इसने एक एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करा ये समझने के लिए, ये एग्जामिन करने के लिए कि डैम की सेफ्टी, स्पेसिफिकली एक कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, उस पर एग्जामिन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ध्यान से समझना कहाँ पर है ये इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्यों एग्जामिन किया जा रहा है, डैम सेफ्टी एंड ऑल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो केएलआईपी यानी कि कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तेलंगाना में है, गोदावरी रिवर पर है, जो दक्षिण की गंगा मानी जाती है, ठीक है, साउथ की गंगा। एनडीएसए ने क्या करा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं 4 टीयर्स में, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ऐसे 4 टीयर्स बना दिए हैं। किसके तहत, डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के, उसमें 6 मेंबर कमेटीज में बैठती है और ना वो सारा डिस्कशन करते हैं कि ना अगर कोई सिंकिंग वगैरह कुछ ऐसा अगर आ जाए तो उस पर कैसे काम करेंगे, ठीक है, तो उस पर ऐसा इन्होंने बोला है अभी। अच्छा, इसके साथ क्या करना होता है उसके बाद ना, इन्होंने क्या करा, आपके मेदीगढ़ा लक्ष्मी बैरेज है इस पे, उस पे ये चेक करेंगे, प्रोब करेंगे, और सिंकिंग जो भी इसके नज़र आ रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। अब इसमें ना चंद्रशेखर जे अय्यर करके फॉर्मर जो चेयरमैन थे सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के, वो यहाँ पर हैं और इसको लीड कर रहे हैं, और इसको ना पूरे कमेटी में बैठ के वो ये चेक कर रहे हैं कि डैम के हर एस्पेक्ट को समझेंगे कि हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, जियो टेक्निकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन आया तो ये ना एक प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये एक अटैच्ड ऑफिस है, ठीक है। अब डैम्स पे क्योंकि इतनी बात हो रही है तो डैम्स को समझ तो लो। देखो डैम का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल बैरियर, ठीक है, एक अप्रोटेनेंट स्ट्रक्चर, यानी बैरेज है, कंस्ट्रक्ट किया गया रिवर्स के क्रॉस, और बाउंड्रीज वगैरह भी है ताकि आप डाइवर्ट कर पाओ वाटर को। डैम सेफ्टी एक्ट का यही पर्पस था कि हम जितने भी डैम्स फेल हो जाते हैं या स्पेसिफाइड डैम्स में मेंटेनेंस नहीं हो पाती, प्रॉपर सर्विलेंस की ज़रूरत है, उनको ध्यान में रखने के लिए ये बनाया गया था।
लार्ज डैम किसको बोलते हो आप? लार्ज डैम उसको बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम हाइट ना 15 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है। और जो डैम 10 से 15 मीटर की हाइट पर हो उसका डीपेस्ट फाउंडेशन क्रिएट होगा। तो अब ये पता चल गया हमें लार्ज डैम क्या है। देखो ये इस तरह से ना 4 टीयर स्ट्रक्चर बना है, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल डैम सेफ्टी। मतलब कुछ सेंट्रल लीड करता है, कुछ स्टेट लीड करते हैं। जैसे ये नेशनल लेवल पे सेंट्रल है, ऐसे ही स्टेट कमेटीज होती हैं, वो स्टेट लीड करता है। देखो डैम की यूटिलिटी क्यों होती है? पानी के लिए, पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फूड, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, इनलैंड नेविगेशन, रिक्रिएशन एक्टिविटीज के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए डैम की जरूरत है। अब डैम की कंस्ट्रक्शन जो होती है, देखो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। चाहे वहाँ के लोगों को आपको डिस्प्लेस करना हो तो वहाँ का कल्चरल लॉस, वाइल्ड फायर वगैरह लग जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सारी लॉस हो जाती है, हैबिटेट्स का खत्म होना, और इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं पानी की सेफ्टी और वाटर शेयरिंग को लेके, जो आपको पता है चलते रहते हैं। अब ना देखो क्या हुआ है, क्यों हम बहुत ज़्यादा इस वक्त डैम सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली तो हुआ ही 2023 में, उससे पहले भी ना कुछ डैम फेलियर्स हुए हैं। डैम फेलियर्स ग्लोब में कैसे हुए हैं? जैसे देखो, एक ना 1975 में चाइना में हुआ बांग्यूज डैम फेलियर, जिसकी वजह से 60 डाउनस्ट्रीम डैम्स भी कोलैप्स हो गए थे और 80,000 लोगों की डेथ हुई। ऐसे ही गुजरात में मोरबी के अंदर 1979 में मच्छुदू डैम फेलियर हुआ था, मोरबी में 2000 लोगों की लाइफ चली गई। 2023 में लिबिया में डरना डैम कोलैप्स लिबिया के अंदर देखा गया। कह रहे देखो ये जो सारी चीजें हुई हैं और एक बार इंडिया में भी हुई है, तो ये हमें ना एक लर्निंग देती है कि देखो आगे ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ तो हमें पहले से ही प्रोविजंस बनाने होंगे। अब क्या है, देखो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जहाँ पे डैम्स हैं आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो 5700 लार्ज डैम हमारी कंट्री में, 80% लार्ज डैम जो ऑलरेडी 25 साल पुराने हो चुके हैं। 227 अभी हमारे डेट आर ओवर 100 ईयर ओल्ड स्टिल फंक्शनल है। अब पता है हम डैम की सेफ्टी में सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काफी पुराने डैम्स भी हैं, तो एजिंग डैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उनका लाइफ स्पैन भी तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको। हम वेट थोड़ा ना करेंगे कि आप ये पुराना होंगे अपने आप टूटेंगे तब हम इस पे वर्क करेंगे। आप बात को समझ रहे हो? फिर दूसरा, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल समझो, गुजरात में जब भुज में 2001 में अटैक हुआ, तो लेट टू लिक्विफेक्शन इन द फाउंडेशन ऑफ चंग डैम। जो चंग डैम था उसमें लिक्विफेक्शन होने लगा। लिक्विफेक्शन का मतलब है कि किसी चीज का लिक्विड प्रोसेस में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको लिक्विफेक्शन कहते हैं। तो सिस्मिक एक्टिविटी से वगैरह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर फ्लड देखो 2023 में सिक्किम में हाईएस्ट चुंगधांग डैम जो था, वहां पर पूरा वॉश अवे हो गया फ्लैश फ्लड के चक्कर में। वो उतना ग्लेशियर लेक और उतना आउटबर्स्ट आ गया था वहां लोनक लेक पर। फिर ओवर टॉपिंग यानी गली इरोजन हो जाता है, जिससे कि जो सॉइल है वो तो खराब हो ही रही है, और जो इरोसिव एक्शन ऑफ वाटर है एम्बैकमेंट में वो शुरू हो जाता है। सेडिमेंटेशन होना, अब्रेसिव सेंटिमेंट हो जाता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक टर्बाइंस वगैरह सारे डैमेज हो जाते हैं। आप जिस पर्पस के लिए आपने बनाया फुलफिल ही नहीं कर पाओगे आप। स्टोरेज कैपेसिटी खत्म हो जाती है। क्या ना, अराउंड इंडिया में अगर आप बात करते हो 3700 डैम्स इंडिया में है, जिसकी 26% टोटल स्टोरेज खत्म हो जाएगी बाय 2050, क्योंकि इतने सेडिमेंट हो जाएंगे। और ये यूनाइटेड नेशंस ने रिपोर्ट में लिखा है अपना, ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है। अब फाइनेंशियली सोचोगे तो फाइनेंशियल सिचुएशन बड़ी पुअर है, and that leads to irregular maintenance and upkeep of other part of the power plant. फिर नॉन कंप्लायंस लेजिस्लेटिव मैंडेट्स में, फॉर एग्जांपल जो कैग का ऑडिट रिपोर्ट है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, उसने हाईलाइट करा कि देखो जो स्टेट लेवल पर जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं उनको कंप्लायंसेस के साथ चल ही नहीं रहे, जो सीडब्ल्यूसी बोल रहे हैं रेमेडियल मेजर्स कुछ ले ही नहीं रहे हैं। तो हमने ना, देखो ऐसा नहीं है कि हमने बड़े सारे ना ऐसे काम करे हुए हैं डैम सेफ्टी के ऊपर, चाहे हमने नेशनल रजिस्टर तैयार किया हो, सीडब्ल्यूसी ने मेंटेन करता है उसको बैठ के। ठीक है, फिर हमने डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल सेंटर फॉर अर्थक्वेक सेफ्टी डैम्स, हमने सारे काम करे हैं। सिस्मिक एनालिसिस के लिए हमने एक टूल भी बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब उसके लिए भी हम बहुत कुछ करते रहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा वगैरह निकालते रहते हैं। लेकिन ये कह रहा है फिर भी जो कुछ प्रॉब्लम्स है ना, उसको वे हेड में कहता हुआ कह रहा है कि डीकमीशन कर दो आप एजिंग डैम्स को सबसे पहले। तो बहुत ज़रूरी हो गया क्योंकि आपके लिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे ना तो अल्टीमेटली बहुत लॉस हो सकता है आपके साथ। कह रहा है इससे अगर आपने नहीं करा तो मान लो साइट स्पेसिफिक डैम कमिश्निंग वगैरह हुआ तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए फिर बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही सोच समझ के चलो कि क्या होगा। तो डी, आपका डैम कमिश्निंग पे ऊपर ध्यान देना है, राइट। फिर ना आप ना क्या करो, प्लान करो, डिज़ाइन करो, कंस्ट्रक्ट करो। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे और क्या करोगे वो मैं बताता हूँ। कह रहा देखो जो करंट स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना,
उसके यूज़ से जितने भी सिवियर वेदर कंडीशंस हैं उसको आप पहले ही जान लो, और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को जितनी भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि लो विंटर टेम्परेचर हो जाना, वो सब डिफाइन करके एक ना स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना लो डैम की कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, ताकि जो आगे डैम्स बने उनमें ये प्रॉब्लम्स ना हो। फिर सब सरफेस डैम, ये कह रहा है कंट्री जैसे कि आपकी जापान है, वहाँ पे ना मल्टीपल सब सरफेस डैम बनते हैं, वो सरफेस डैम का ऑल्टरनेटिव है। इससे पता है क्या होता है, ये भी कह रहे हैं कि इंडिया भी रेप्लिका इसका कर ले, क्योंकि सब सरफेस डैम बनेगा तो वो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करेगा, जिससे आपका ग्राउंड वाटर का जो सरफेस है वो कभी कम नहीं होगा उसका पानी का लेवल। तो ये सब करने से ना, और वाटर स्टोर्ड विद इन द एक्यूफायर, तो देखो बड़े सारे फायदे हो गए। एक तो इवेपोरेशंस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, सिल्टेशन नहीं होगी, डिजास्टर से कोलैप्स नहीं होगा डैम, सबमर्जेंस ऑफ लैंड नहीं होगा। तो ना देखो, सब सरफेस बनाने से कितना फायदा हुआ, डैम को मजबूती मिली, आपका सॉइल पे अफेक्ट कम हुआ, सिल्टेशन वगैरह कम हुई, डैम का कोलैप्स नहीं होगा, इवापोरेशन लॉस नहीं होगी रिजर्वायर की वजह से। तो कितने सारे फायदे हो गए। तो विन विन सिचुएशन के लिए यू कैन मेक द रेप्लिका ऑफ जापान, ठीक है, वे ऑफ डूइंग डैम्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ एनवायरनमेंट सेक्शन, दैट इज सबडक्शन जोन। देखो अब ये ना न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो पोर्टुगीज के ना साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया जो सबडक्शन जोन है ना गिब्राल्टर स्ट्रेट का, वो बहुत नीचे जाता जा रहा है, में लीड टू अटलांटिक ओशन का, 20 साल में वो बिल्कुल क्लोज हो जाएगा और एकदम रीशेप हो जाएगा, प्लैनेट का एक जियोलॉजिकल लैंडस्केप तरह से कुछ तैयार हो जाएगा। अब स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर पड़ता कहाँ कहाँ है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच का एक पार्ट है गिब्राल्टर स्ट्रेट, वो होता है। अच्छा, अब देखो सबडक्शन जोन क्या होता है। सबडक्शन जोन में सबसे पहले तो आप समझो कि एक ऐसा जोन है जो काफी वल्नरेबल जोन होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सिस्मिक एक्टिविटीज वगैरह हो रही होती हैं। ठीक है, तो सबडक्शन जोन आपका उस तरह से समझो आपकी, वहां पर बहुत सारे जियोलॉजिकल प्रोसेस ये सब चीजें चल रही होती हैं, और लोकेशन अर्थ पे ये ओशनिक मटेरियल एक तरफ है, एक तरफ टेक्टोनिक मटेरियल्स हैं, है ना। तो सबडक्शन कब होता है, जब दो प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं, है ना, और एक प्लेट किसी दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है या बैक चली जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी टाइप ऑफ प्लेट्स करते वक्त ही, कि कैसे कैसे सबडक्शन जोन्स क्रिएट होते हैं, ये सब बातें करेंगे। अभी कह रहे हैं कि जब सबडक्शन जोन मेच्योर हो जाएगा अटलांटिक टाइप ओशंस का, तो वो ना ब्रेकअप कर लेगा सब कॉन्टिनेंट से। इज बिलीव टू बी डिफिकल्ट, ऐसा बिलीफ को ये माना जा रहा है कि जो ये करा जा रहा है ये बिलीफ ठीक नहीं है। कह रहा है क्यों, क्योंकि जो ओशन का लिथोस्फेयर है वो थिक है और स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये ब्रेक और बेंड तो नहीं होने देगा, ऐसा बोला जा रहा है। बोथ आर प्रीरिक्विजिट, क्योंकि कह रहा है कि देखो, अगर कोई भी चीज सबडक्शन में आती है, यानी कि जब प्लेटें टकराएं और ब्रेक हो जाएं, ये सबडक्शन का स्टार्ट ही ओशन में तभी होता है जब कोई लिथोस्फेयर जो हो वो थिन हो जाए और वीक होने लग जाए, और दोनों ही कंडीशंस ऐसी नहीं है। अब एटलांटिक ओशन इज ऑलरेडी ऑलरेडी हैव टू सबडक्शन जोन, एक लेसर एंटील्स के नाम से है, एक स्कोटिया आर्क्स के नाम पर है। थर्ड जोन जो गिब्राल्टर आर्क है, कि तीसरा प्लेस बनने जा रहा है अटलांटिक में, अभी हालांकि इट्स वेरी डिबेटेबल कि कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा, गिब्राल्टर आर्क जो है वो लोकेटेड है विद इन द प्लेट जोन, नुबिया और इसके अफ्रीका और ना आपके उसके बीच में है ये, यूरोप के बीच में है, जिससे वेस्टर्न टर्मिनेशन आप समझ लो, मेडिटेरियन बेल्ट का जब वेस्टर्न टर्मिनेशन होता है तो वहीं पर है ये। अब गिब्राल्टर स्टेट एक तरह का 10 मील का गैप है इनके बीच में, जो सेपरेट करता है यूरोप और अफ्रीका को, और एक मीटिंग पॉइंट भी बनाता है यूरेशियन प्लेट प्लेट और अफ्रीकन प्लेट का। अफ्रीकन प्लेट इज करेंटली सबडक्टिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, इसमें तभी बहुत सारे सिस्मिक एक्टिविटी और एक अर्थक्वेक बहुत बना रहता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक विल्सन साइकिल करके एक टेबल आई हुई है, इसमें ना ये पूरा स्टेजेस बता रखे हैं कि कैसे कैसे जो प्लेट्स होती है ना उनकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में वो पहले अपलिफ्ट करती है, एग्जाम्पल भी दे रखा है इसमें, फिजियोग्राफी उसकी कैसे होती है, वो देखने में कैसे लग रहा होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जुवेनाइल स्टेज, ऐसे ना बहुत सारी ना स्टेजेस हैं। डाइवर्जेंस होएंगी, फिर स्प्रेड हो जाएगी, फिर कन्वर्जेंट, डी स्टेज पे कन्वर्ट होती है। बात को समझ रहे हो, ये ध्यान में रखना। उसके बाद टर्मिनल ए में कोलिजन शुरू हो जाता है, फिर एक तरह का टाइम आया इसमें कन्वर्जन ही बिल्कुल अपलिफ्ट हो गया, तो हिमालयन माउंटेन्स बन गए, यंग माउंटेन्स बनने शुरू हो गए। तो ऐसे ना माउंटेन्स की प्लेट्स की पूरी साइकिल बताई हुई है। लेकिन अब हम सीधा फोकस करते हैं कि स्टडी में आया क्या है। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टडी, जो गिब्राल्टर सबडक्शन है ना, ये बहुत एक्टिव होता जा रहा है।
और ये फर्दर प्रोपोगेट कर रहा है कि भाई अटलांटिक जो है उसमें आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी अब एक्टिव हो जाएगा काफी ये। तो स्लो मूवमेंट है, हालांकि सबडक्शन जोन का beneath द स्टेट जाना एक्सपर्ट का बिलीव भी है कि ग्रो और एक्सटेंड करेगा अदर पार्ट ऑफ द ओशन में भी, और सबडक्शन इन्वेजन करेगा एक तरह से। तो इस पूरी स्टडी में इंडिकेट करा गया है कि सबडक्शन जोन विल प्रोग्रेस वेस्टवर्ड की तरफ बढ़ेगा और नया अटलांटिक जोन बनाएगा, और कह सकते हैं कि एक नया रिंग ऑफ फायर तैयार होने जा रहा है। अब देखो इसी में कन्वर्जन बाउंड्री आई, डाइवर्जन बाउंड्री आई, सारी बाउंड्रीज आई हैं। ये सारी की सारी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अब देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी पढ़ा हो क्लास 9th का ही, तो उसमें ये सारी बातें आई हैं कि कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जन बाउंड्री क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन बाउंड्री क्या होती है। देखो कन्वर्जन बाउंड्री एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थ जो है ना, दो और दो से ज्यादा लिथोस्फेरिक प्लेट जो होती हैं आपस में जब टकराएं, ठीक है, एक प्लेट जो है वो स्लाइड कर जाए दूसरी प्लेट के अंदर, तो उसको एक सबडक्शन जोन बन गया, तो उसको भी कन्वर्जन बाउंड्री कहते हैं। एक ऐसे ही देखो इसमें नाम आया डाइवर्जन बाउंड्री का, तो आपको डाइवर्जन बाउंड्री पता होनी चाहिए कि ये कब होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लग जाएं। अब इससे क्या होगा, बाउंड्रीज क्रिएट होंगी, अर्थक्वेक्स बहुत कॉमन होते हैं ऐसे जगह पर। कह रहा देखो मैं आपको डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, मिड अटलांटिक रिज रिज जो बनी है ना, वो डाइवर्जन बाउंड्री के उस पे बनी है, वहां पर खूब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं। तो ये पूरी स्टडी में आपको पता चला सारी बातें कि दिस प्रोसेस सिमिलर टू द पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर, जैसे वहां पर एक रिंग ऑफ फायर बना जिसमें ग्रेजुअल पुलिंग हुई थी किस चीज की, ओशन फ्लोर की, बीनीथ द कॉन्टिनेंट। फिर उससे ओशन बेस क्लोज हो गया और फिर उससे ये बन गया। तो कह रहा है दिस इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ विल्सन साइकिल। विल्सन साइकिल यही कह रही है कि सबसे पहले ना ओशन बेसिन में रिपीटेडली ओपन क्लोजिंग चलती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सी फ्लोर क्योंकि स्प्रेड हो रहा होता है, और फिर यहीं से स्टार्ट हो जाता है सबडक्शन बनना। तो सबडक्शन जोन समझ रहे हो, एक तरह से अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी पढ़ी है, तो उस थ्योरी में क्या था कि अर्थ लिथोस्फेयर प्लेट से बना है, और वो फ्लोट कर रही है हॉट एंड डक्टाइल एस्थेनोस्फेयर में, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहे हैं जो प्लेटें हैं वो तीन तरह की हैं, कन्वर्जन में एक दूसरे के टुवर्ड्स आती हैं, डाइवर्जन में एक दूसरे से दूर भागती है, ट्रांसफॉर्म में स्लाइड पास्ट ईच अदर। तो सबडक्शन जोन कब बनता है, जब दो प्लेट्स कन्वर्ज कर जाएं एक दूसरे टुवर्ड्स ईच अदर, जब एक प्लेट जो बहुत हैवी है उसकी डेंसिटी, और वो बिलो की लाइटर प्लेट की, समझ रहे हो, विच इज हैवियर इन डेंसिटी सबडक्ट बिलो द लाइटर प्लेट। तो जो लाइटर प्लेट होगी वो हैवी प्लेट के नीचे चली जाएगी, कंज्यूम या डिस्ट्रॉय होगा उसका मेंटल वगैरह, तो सबडक्शन जोन बन जाएगा जिसको हम बिनॉफ जोन भी कहते हैं। ये टर्म्स याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, सबडक्शन जोन जब हॉर्शू शेप का बना था ना पैसिफिक ओशन के एज पर, मतलब आप समझ लो वॉशिंगटन स्टेट यहाँ पर दिखने लग गया था, कनाडा अलास्का एंड ऑल में। तो जब यहाँ पर कुछ ऐसा स्टेट क्रिएट हुआ तो न्यूजीलैंड वगैरह, डाउन टू न्यूजीलैंड, सदर्न एज और साउथ अफ्रीका, तो यहीं पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इसी के रीजन को कहते हैं, जहाँ इतनी सिस्मिक एक्टिविटीज होना, समझ लो वर्ल्ड की 80% सिस्मिक एक्टिविटीज अर्थक्वेक वोल्केनोज यहीं पर आते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि कैसे, देखो कैसे कैसे बना, ओशन का लिथोस्फेयर था, कॉन्टिनेंट एक लिथोस्फेयर बन गया, मैग्मा राइज करने लगा, क्योंकि जब सबडक्शन बोन बनेगा तो कुछ निकालेगी ना अपने अंदर से बाहर। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में यहाँ पता है क्या कह रहा है कि देखो जितनी भी फाइंडिंग्स आई हैं उनसे ये पता चल रहा है कि अर्थ का जो टेक्टोनिक प्रोसेस है वो बहुत डायनेमिक है, ओशन का बेसिन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। तो जो कॉन्सेप्ट इस वक्त आ रहा है कि अटलांटिक ओशन श्रिंक कर रहा है, उसमें पोटेंशियल है कि वो आने वाले समय में वास्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसा ग्लिम्प्स भी देगा जहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिकल फोर्स उसकी पूरी प्लानट की शेप को पूरा चेंज कर सकते हैं एंड ऑल। तो देखने को पड़े मिलेगा आगे आने वाले समय में ही, हमें कह सकते हैं, है ना। लेट्स सी, देखो अभी तो चल रही है बात, इस पे रिसर्च चल ही रही है। तो आपको मेन सारे टॉपिक समझने थे कि कैसे एक रिंग ऑफ फायर क्रिएट होती है, सबडक्शन जोन कैसे क्रिएट होता है। तो होपफुली नाउ यू हैव अंडरस्टैंड। अगर कुछ आपको लगे नहीं समझ आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम वहाँ पे समझा देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।